बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रगा बरफा और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बलूचिस्तान की बात करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि गवादर में, पसनी में और जो दीगर अजला है वहां पर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है और नदी नालों में भी तुग़यानी और आंधी से मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि जो तमाम निजी स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि गवादर के इलाके पसनी, जेवनी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है और गवादर के मुख्तलिफ दही इलाकों, जिनके मनाजिर भी आप देख रहे हैं, वहाँ के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। बारिश के सबब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तमाम निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और ऐसे में GDA ने बयान में कहा है कि पहले मरहले में फौरी तौर पर घरों के अंदर दाखिल होने वाला पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है और गवादर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 वाटर टैंकर्स, डीप वाटरिंग मशीन्स, 2 लोडर्स, 3 एक्सवेटर्स बहाली के कामों में मसरूफ है। ताहम गवादर और उससे गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद बारिश बरसाने वाले सिस्टम की जद में है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर बात की जाए तो वहां पर भी तूफानी सिस्टम पर बलूचिस्तान की तरफ जो है वो बादल मंडलाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों के बाद स्कूल्स को मजीद 2 दिन के लिए बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसी, और जो वीडियोस हमने देखी हैं वो अनबिलीवेबल, बिल्कुल ऐसे दुबई जैसे मुल्क में जिसको तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, जहाँ पर टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, वहाँ पर ऐसी बारिश हुई है कि उनका 75 साल का जो बारिशों का रिकॉर्ड था वो भी टूट गया है और पानी मॉल्स में दाखिल है। ट्रू, और अनवार ये सिचुएशन हमें एक ऐसे मुल्क में नजर आ रही है जिसे कहा जाता है कि कंक्रीट का शहर है, बिल्कुल, जहाँ पर हर शेख या हर इन्वेस्टर जो है वो मेरे ख्याल में हर 5 मिनट बाद एक बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहां पर जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, उनकी कारकर्दगी का भी मुंह बोलता सबूत सामने आया है। के आगे फिर इस तरह की जो भी टेक्निकल चीजें हैं या इतने बड़े इंजीनियर्स भी हों वो भी फिर नाकाम हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक ऐसे ही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आखिरी कानूनी रुकावट भी दूर, नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने का इम्कान रोशन। 5 नहीं 32 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी। एक्सप्रेस वाकया गुत्थी मजीद उलझ गई। खवातीन के रहम में कैंसर का इलाज अब मुमकिन। और हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त तंदही के साथ पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है और इस सिलसिले में सऊदी अरब से भारी सरमायाकारी भी मुतवक्के है, जहां सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वफूद की सतह पर सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। इसके अलावा वफ़द ने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की, जहाँ आर्मी चीफ भी मौजूद रहे। इसीलिए कल काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी सरमायाकारी के जो मंसूबे हैं उसमें किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ एक बयान की बात भी करें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी किया है, लेकिन बात अब सिर्फ ये है कि इजहार लाताल्लुकी का ही यहाँ पर सिर्फ मामला नहीं रह जाता। आखिर जब भी हम देखते हैं कि रियासत अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रही होती है तो फिर कहाँ से इस तरह के लोग नमूदार होते हैं, किस किस्म के बयानात देते हैं, उनकी पार्टी फिर इस तरह के बयानात से लाताल्लुकी का ऐलान करती है। तो ऐसे जो लोग मौजूद हैं आखिर उनको कब समझ आएगी कि ऐसे हालात में ऐसे बयानात नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को नैब की तरफ से तोशा खाना केस में क्लियरेंस मिल गई है और नैब ने अपने इल्जामात को वापस ले लिया है। इसके साथ साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के मुकदमात कानूनी तौर पर इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमात इखलाकी और सियासी तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। साथ इरफान सिद्दीकी ने इम्कान जाहिर कर दिया है कि नवाज शरीफ आगे चलकर पार्टी सदारत भी संभाल सकते हैं। तो उधर PTI रहनुमा यास्मीन राशिद साहबा ने दावा ये किया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद को मरियम नवाज के हुक्म पर कैद किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्स पर बंदिश के हवाले से बात करें तो वजारत दाखिला की रिपोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, इसलिए एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। तो एक्स पर जो पाबंदी लगी हुई है उसका तो खमियाजा हम भी रोज भुगत रहे हैं। आपने तो दिल की बात कर दी वैसे अनवार। बिल्कुल ऐसी है। तो आपको थ्रू किसी ऐसी ऐप के जाना है जो कि फिर आपके मोबाइल फोन के लिए, आपके डाटा के लिए वो फिर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है, जो आपकी एक प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है।
हाँ, और दूसरा ये कि जितने भी हमारे अहम शख्सियात हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, DGISPR, ठीक है, ये एक अहम इदारा, उसके अलावा हमारे जो सीनियर वकला हैं, फिर हमारे सीनियर सियासी शख्सियात हैं, हमारे वजीर खारजा, हमारे तज्जियाकार, ये जितने भी लोग हैं कि जिनका पाकिस्तानी रियासत में और इसकी सियासत में एक अहम किरदार है, ये लोग VPN के थ्रू अपने ट्विटर कनेक्ट करके ट्वीट्स कर रहे हैं। तो कल ही हमने डेटा एनालिसिस के हवाले से भी गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में किस हद तक जो पाकिस्तान का डेटा है, बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली, और वहीं पर ये सब कुछ हो भी रहा है। और हम तो खैर फिर वही बता जाती है कि अनवर आप और मैं तो बड़ी अदना सी शख्सियात है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमें भी अपने प्रोग्राम के लिए जब कंटेंट इकट्ठा करना होता है, क्योंकि जो हमारा पहला आर होता है वो होता ही पॉलिटिकल सिचुएशन पर बेस्ड होता है, जिसमें हम खारजी उमूर को डिस्कस करते हैं, दाखिली उमूर को डिस्कस करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टोरीज को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और उसके लिए हमें जो कंटेंट है या मुख्तलिफ पर्सनालिटी से रिलेटेड उनका रद्द-ए-अमल अगर हमें जानना होता तो हमें उसके लिए एक्स की वेबसाइट को यूज करना होता, और उसके लिए भी हमें VPN से अपना मोबाइल कनेक्ट करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम ज्यादा देर तक VPN के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आप ये देखिए कि हमारे अपना, मेरा तो मोबाइल कई दफा है, एंड्रॉइड तो छोड़िए, आईफोन हैक हो रहे हैं, आईफोन हैक हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो अभी स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से की गई है, तो फिर पूछना उनसे भी चाहिए कि वो भी VPN का इस्तेमाल ही कर रहे हैं या कोई स्पेशल एक्सेस है इन लोगों के पास जो ये इस्तेमाल करते हुए एक्स को यूज कर रहे हैं, जो कि बाकी लोग इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक ये मामला है, और दूसरा मामला है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि हमने देखा है कि अब नैब की तरफ से एक आखिरी जो कानूनी रुकावट थी वो भी दूर हो गई है, और दोबारा से ये कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ है पार्टी के सदर बन सकते हैं। पार्टी के सदर अगर दोबारा से बन जाते हैं तो फिर कितना होल्ड उनका आ जाएगा इस मौजूदा हुकूमत पर, शहबाज शरीफ साहब पर, जिनको एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब से भी डील करना है और दूसरी तरफ अगर हिदायत फिर चाहिए तो वो फिर शायद नवाज शरीफ की हिदायत पर चलना पड़ेगा। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि नैब ने जो इल्जामात लगाए थे नवाज शरीफ पर, वो किस बुनियाद पर वापस लिए गए हैं? नैब उस वक्त गलत था या नैब आज गलत है? तो नैब का एहतसाब कौन करेगा? बिल्कुल ऐसे, और इस पे हमने ये भी देखा है कि साबका दौर में और माजी में भी जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, इसके अलावा जो पार्टी के मेंबरान हैं, हत्ता कि जो अब ऑपोजिशन में है तब हुकूमत में थे, उनका भी यही एक कई लोगों का मौक़िफ़ था कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको इस्तेमाल ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, तो लिहाजा इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ ऐसे फोरम्स को मंजर आम पर लेकर आना चाहिए कि जहाँ पर वाकई आपको पता चल सके कि यहाँ पर अगर कोई केस सामने आया है तो शफाफ तरीके से उसकी तहकीकात हो भी रही हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि नैब का रगड़ा जो कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगा था, आज वही रगड़ा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कुछ ऐसी शख्सियात हैं उनकी पार्टी की कि जिनके केसेस इस वक्त नैब में चल रहे हैं। तो बहरहाल नैब के ऊपर हम लोगों की तनकीद नहीं है, नैब के तर्ज अमल पर हमारी तनकीद है कि अगर नैब अपना तर्ज अमल ठीक कर ले तो ऐसे सियासतदानों को 5-5 साल के लिए ना अहलिया ना बर्दाश्त करनी पड़े। पाकिस्तान जो है वो डीमोरलाइज हो जाता है, हमारी जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, एग्जैक्टली वो मुतज़लज़ल होते हैं, जिसकी वजह से जो इन लोगों ने मंसूबे शुरू कर रखे होते हैं, डील्स कर रखी होती हैं इकोनॉमी बेस्ड, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही नुकसानदेह साबित होती है। पाकिस्तानी अवाम को सफर करना पड़ता है, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि अगर अगली कोई हुकूमत आएगी तो शायद आकर वो फिर ये कह दे नैब से कि अब ये कह दिया जाए कि फलां रसीद मिसिंग थी। वैसे वो अलग बात है कि हमारे जो 16 माह की हुकूमत थी उन्होंने नैब के जबड़े निकाल दिए हैं, ठीक है, और जिस तरीके से लूला लंगड़ा उन्होंने नैब को कर दिया, उसके बाद नैब अपनी वक़्त और अपनी अहमियत खो बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ केसेस बनते वक्त कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये डिपेंड करता है अगर केस बनना हो तो बहस चोरी का इल्जाम भी लग जाता है, जैसे फवाद चौधरी साहब को लग गया। इस पर मजीद भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और गुफ्तगू में हम इस वक्त शामिल करेंगे सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब को। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ के हवाले से हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। नवाज शरीफ पर हमने देखा कि नैब ने इल्जामात वापस ले लिए, तो इससे पता फिर ये चलता है कि नैब फिर इन तमाम जो भी केसेस होते हैं उनको सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल करता है। शाहिद खान अब्बासी नैब के मुताल्लिक इस तरह की बातें करते रहे हैं, तो क्या फिर जो शाहिद खान अब्बासी की बातें थी वो ठीक थी कि जब अगला कोई दौर आएगा तो फिर से ये केसेस खुल जाएंगे कि फलां रसीद फलां वक्त नहीं दी गई थी, इसलिए ताहयात नाहल किया जाता है? वो ताहयात नाहली वाला मामला तो बहरहाल अलग था। ये इस मामले के अंदर अगर बुनियादी बात करें तो तोशा खाना केस से जो मर्सिडीज गाड़ी ली नवाज शरीफ साहब ने, जो उन्होंने केस बनाया कि
वो तोशाखाना के से ली नहीं गई। वो बात ये मालूम हुई कि 2008 में उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनने रूल्स को रिलैक्स करके जो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल है वहां से वो गाड़ी दी गई। तो ये मामला तो तोशाखाना का था ही नहीं, लेकिन फिर तोशाखाना का ये मामला क्यों बनाया नैब ने? ये सवाल तो जो है वो नैब से बनता है बुनियादी जी। ये क्यों किया गया? और उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर थे या उस वक्त के जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको बुलाया जाना चाहिए। और इतना टाइम जो है वो प्रोसिक्यूशन का क्यों वेस्ट किया गया, ये बुनियादी सवाल आते हैं। या अगर बिलफर्ज ये बात की जाए कि जो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल है वहां से जो रूल्स को नरम किया है वो तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किया था, रिलैक्स किया, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। तो फिर ये सवाल अगर किसी पर केस बनता भी है, अगर बात की जाए, तो वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर बनता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो तो सरकार की थी और ऑफर की उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब ने तो एक्सेप्ट की। अगर मुझे कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई चीज ऑफर करती है तो वो फिर मेरा कसूर तो नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे ऑफर की है, कसूर तो उसका होगा जिसने ऑफर किया है। तो फिर हसन अय्यूब साहब, ये उसी तरह का संगीन नौयत का मुकदमा बनेगा जैसे कि बानी पीटीआई पर बना हुआ है। और दूसरा ये कि वाकई जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो तफसीलात सामने आई हैं इस गाड़ी को लेकर, उसके बाद तो फिर मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया टीम है वो इंतहाई बगलोल है कि जिसको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने कायद का दिफा कैसे करना है। एक झूठा केस बना है और वो अपने ही वर्कर्स को ये बता देते हैं कि हमारे कायद जो है उन्होंने ये तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया, ये तो ऑफर ही किसी और की थी। आई एग्री, मतलब आप जरियाब ठीक बात कर रही हैं, बिल्कुल ये इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो उनकी अपनी टीम को इस हवाले से देखिए, देखिए अगर आप कंपैरिजन करें ना जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह पीटीआई डील करती है, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज करती है, आई डोंट नो ये डिफेंसिव क्यों होते हैं। यानी अगर चोरी नहीं भी की तब भी जो है ना वो चोर बने हुए होते हैं। मुझे ये इस बात पे बड़ा ताज्जुब होता है। और वो अगर सपोजिटली चोरी की भी हो तो वो इस तरह छाती चोरी कर कर आपके ऊपर ऑफेंसिव होकर अटैक करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा जो है वो बेकसूर कोई नहीं है। तो ये एक बड़ा फर्क है इनके अंदर, स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट करते हैं, और इनकी जो मीडिया टीम है उसको अच्छे तरीके से इस चीजों को डील करना होगा। पहले की बातें अलग थी, पहले आप अकेले जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो आप विन करके आ जाते थे और पीपल्स पार्टी आपके मुकाबले में नहीं थी। लेकिन अब आप नेक टू नेक जा रहे हैं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और तहरीक इंसाफ अभी तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी हुकूमत बन चुकी है। अब मुमकिन है कि ऐसे ही आपके रवैये रहे तो आइंदा ये भी गारंटी नहीं है कि आपकी हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है। और हसन साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब अगर आपको लगता है पार्टी सदर बन गए तो फिर हुकूमत के जो मामलात हैं वो नवाज शरीफ अपने हाथ में लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को एक तरफ से आसिफ अली जरदारी की सियासत का सामना होगा तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जो हिदायत हैं उनका सामना भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ही हैं जो कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब के उनके साथ ठीक नहीं रहे। नहीं, बात इस तरह नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज भी ताल्लुकात अगर बहुत कोई अच्छे नहीं है तो कोई बुरे नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात अगर ये की जाए कि क्या नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर वो अकाउंटेबल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें शहबाज शरीफ साहब को या मरीम नवाज साहिबा को, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आज भी किसी भी वक्त अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो ये कह सकते हैं कि दिखाओ मुझे। वो मरीम नवाज साहिबा को भी कह सकते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को भी कह सकते हैं, और वो ऐसा करेंगे। वो उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे क्योंकि वो पार्टी के जो है वो कायद हैं। उनको यानी पहले भी 13 साजिश केस के वक्त जो है उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया था, और फिर आई बिलीव कि 2011 में या 2010 में ये फैसला हुआ था, और फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है वो पार्टी के सदर बने थे मुस्लिम लीग नवाज के। तो अभी दोबारा, क्योंकि आपको मालूम है कि पैनामा केस के अंदर जब उनको ताहयात नहल किया गया 621F के तहत, तो फिर उनसे पार्टी सदारत भी वापस ले ली गई। जब पार्टी सदारत वापस हुई तो फिर उसके बाद उन्हें जो है अब शहबाज शरीफ साहब को जो है पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना पड़ गया। तो अब दोबारा वो चाहे तो वो प्रेसिडेंट बने, वो ना बने, नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी पार्टी के अंदर किसी वजीर की, किसी मशीर की, किसी वज़ीर आला की, और इवन के प्राइम मिनिस्टर तक की जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये वाकई में हसन अय्यूब साहब एक पार्टी के सदर को ये तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर तक के ओहदा रखने वाली शख्सियत से भी जवाबदेही कर सकता है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से कुछ ऐसी इंपोर्ट्स हमने देखी हैं काबीना के अंदर के जिस पर खुद वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है, उनसे जवाब तलबी किसने करनी है?
प्राइम मिनिस्टर की किन चीजों के ऊपर इख्तियार नहीं है? वजीर दाखिला की बात की जा रही है, वजीर खजाना की बात की जा रही है, और राना सनाउल्लाह साफ के बयान दे चुके हैं कि शुक्र करें कि वजीर दाखिला जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब, वो इसी वजारत पर इत्तफाक कर रहे हैं, वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। और एक स्टेटमेंट ये भी थी कि वो वजीर आजम को आंखें दिखाने से भी बाज रहे हैं। अच्छा देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो इस वक्त ना रुकने कौमी असम्बली है ना रुकने सूबाई असम्बली है, वो इलेक्शन हार चुके हैं। अब उनकी अंदर एक जरी बात है कि जो बंदा हारा हुआ होता है, उनकी ख्वाहिश क्या थी? राना साहब के बारे में थोड़ा बता दूं। राना साहब की ख्वाहिश ये थी कि मैं कहता रहूं कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी जबरदस्ती मुझे जो है वो सेंटर भी बना दे और पार्टी जबरदस्ती मुझे वफाकी वजीर भी बना दे। अब राना साहब ये चाह रहे थे, जब राना साहब से उन्होंने राब्ता किया गया 2-3 मरतबा, तो राना साहब ने कहा जी कि मुझे ओहदे नहीं चाहिए, इनकार किया। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर वो जो सेनेटर का जो ओहदा था उसके लिए जो इलेक्शन हुआ, तो मोहसिन नकवी साहब बतौर आजाद उम्मीदवार आ गए। जब वो बतौर आजाद उम्मीदवार आ गए, आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान वो ब्रिज है मोहसिन नकवी साहब, और इसी तरीके से वो इन दोनों सियासी जमातों के लिए ब्रिज का काम करते हैं विद एस्टैब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नवाज अकेले के साथ नहीं, दोनों के साथ वो ये काम कर रहे हैं। तो वो उनकी एक इफेक्टिव आदमी है, तो इसी वजह से उनको जो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दी है, इज द डूअर। वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और एट द सेम टाइम इज अ फेडरल जो है मिनिस्टर इंटीरियर। उसकी वजह ऐसी नहीं है कि मतलब कोई वो सिर्फ उनको सियासी तौर पर ये ओहदा मिला गया है। इज अ डूअर, वो बड़े अच्छे तरीके से चीजें को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। मेरा सवाल एक ये है, बड़ा ही खजाना की बात रह गई थी। जी खजाना की बात रह गई थी। अच्छा चलेगा। जो वजीर खजाना साहब हैं, जो वजीर खजाना है, मैं आपको ये बताऊं कि वो भी नवाज शरीफ साहब के घर के आदमी हैं। वो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के दामाद हैं। मुस्तफा रमदे, आप देख लें कि जो उनके साहबजादे हैं खलीलुर रहमान रमदे साहब के, वो कोई केस मैंने मुस्लिम लीग नवाज का पिछले को 3-4 साल में ऐसा नहीं देखा कि वो जो केस ऐसा हो, सियासी केस, और उसमें वो वकील ना हो उनके। तो वो तो उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है उनका। तो जो आप ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को बाहर का आदमी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर बाहर का आदमी नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के या नवाज शरीफ साहब के घर का आदमी है। ठीक है, लेकिन विद इन द पार्टी फिर इख्तलाफात की भी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ साहब हैं, तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं और ज़रियाबी को क्वेश्चन करना चाह रही हैं। मैं सिर्फ ये नवाज सवाल लेना चाह रही हूँ कि मैं हसन अयूब साहब का तज्जिया अक्सर सुनती हूँ। 2 रोज पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में सुन रही थी, तब आपने कैटेगोरिकली जावेद लतीफ साहब का भी नाम लिया। आपने कहा कि इनकी कहानी खत्म होगी, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसी सियासी शख्सियत जो कि कई दिहाइयों से एक पार्टी के साथ जुड़ी हों, आज आप या मैं कोई भी तज्जियाकार या आसानी से कह सकता है कि चूंकि इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा तो पार्टी में इनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। मतलब जो इतना कुछ उन लोगों ने पार्टी के लिए किया, आज उनके बयान की, उनकी स्टेटमेंट की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की पार्टी में कोई अहमियत नहीं होती, कोई सियासी किरदार नहीं होता। नहीं, बहुत अहमियत होती है, लेकिन जब उन्होंने ये बातें करनी है तो पार्टी के अंदर करे ना। तो पार्टी के बाहर आकर जो भी बात करेगा तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी। अब अता तारड़ साहब ने क्या बात की है? उन्होंने कहा कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, वो खुलकर अपनी राय का इजहार करें, लेकिन पब्लिक फोरम या कैमरे के ऊपर आगे ये बात ना आपका करना मुनासिब नहीं है। अब एक तरफ पार्टी का डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एक बात कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है जावेद लतीफ साहब वो आकर एक इल्जामात आयद करते हैं एक शख्स के ऊपर, जो कि मुझे वो 70 करोड़ कह रहे थे, वो बाद में जो है वो 90 करोड़ हामिद मीर साहब के पास जाकर उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया। तो बात है कि आपके पास यकीनी तौर पर अगर एविडेंस है भी, तो पहले पार्टी के अंदर ये मसले को उठाएं ताकि पार्टी की बैकिंग भी आपको हासिल हो और फिर आपकी जो ग्रीवियंस है वो एड्रेस हो। अब जावेद लतीफ साहब इलेक्शन हार गए हैं, असल में वो मुसलसल जीतते हुए आ रहे थे, उनसे ये हार जो है उनको चुभ रही है। दरियाब, ये ऐसी बात नहीं है कि जावेद लतीफ साहब कोई गद्दारी कर रहे हैं जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ, नहीं, लेकिन उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और वो हार बर्दाश्त करनी चाहिए ग्रेस के साथ। राणा साहब के साथ भी यही है, पंजाब में जीते आ रहे थे, मरकज में जीते, फिर अब वो इलेक्शन हार गए तो उनको भी प्रॉब्लम है। ठीक है हसन साहब, पार्टी की बैकिंग की आपने बात की, शेर अफजल मरवत के उस बयान पर बात करने को दिल नहीं कर रहा, उसको अहमियत भी नहीं देनी चाहिए, जिस तरह से सऊदी वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ उस बयान से इजहार लाताल्लुकी किया गया जो कि उन्होंने आजकल जो मुलाकातें हो रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उस पर एक बड़ा मुतनाज़ बयान दिया। पीटीआई को ये नहीं चाहिए था कि सिर्फ इजहार लाताल्लुकी की बजाय इस पर कुछ ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जाता, एक दोस्त मुल्क जो कि आपकी मदद को आ रहा हो, और ये फिर मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं ऐसी सिचुएशन पर जहां पाकिस्तान में हमें कहीं ना कहीं को बेहतरी नजर आ रही होती है मामलात में। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को ये बात करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए था, और ऐसे वक्त के अंदर जबकि
एक हाई पावर्ड सऊदी अरब का जो डेलीगेशन लेड बाय जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था जी। तो ये तो इंतहाई नामुनासिब जो और गैर जिम्मेदाराना इन्होंने रवैया इख्तियार किया। हालांकि ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही सीनियर लॉयर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको तो ज्यादा जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन आई डोंट नो कि वो जो पार्टी के बानी चेयरमैन है उनसे उन्होंने वो इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि वो भी हमेशा इसी किस्म की गुफ्तगू कर जाते हैं और बाद में सोचते हैं। आप देखिए ना कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने जिस तरह गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की, इल्जामात आयद कर दिए आपके मुल्क के आर्मी चीफ के ऊपर और अपनी अहलिया के हवाले से बात की कि जी उनको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप आपको ये भी अंदाजा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप आर्मी चीफ के बारे में उनसे मुतल्लिक विदाउट एनी एविडेंस आप उनके ऊपर इतने संगीन नौयत के इल्जाम आयद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इससे पहले आप देख लेना इनके अपने डॉक्टर आए थे जब बुशरा बेगम ने कहा कि जी मुझे खाने में हार्पिक मिला के दे दी है, तो फिर उनके अपने डॉक्टर जब शौकत खानम के आए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपने जब इल्जाम आयद किया, किरदार कुशी की ना किसी की, फिर तो आपने उनके ऊपर सवालात उठा दिए, आपने झूठ बोला। अब आपके अपने डॉक्टर ने आके कह दिया शौकत खानम के कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे झूठे लोगों की बातों पर वैसे इनको जो है ना मीडिया को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि देखिए वो बातें उठाकर जो है वो किसी बिल्कुल हसन साहब हम तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके बयान को भी रिपीट यहां पर नहीं किया, सिर्फ सवाल ही किया। बट सवाल ये भी तो बनता है कि किसके आशीर्वाद पर कोई, क्या रियासत इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती? इतने अहम संजीदा मामला चल रहे हो और कोई भी उठकर कोई भी बयान दे दे। देखिए ये बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो है इन्होंने खुद स्टार्ट किया था। अप्रैल से देख लेना, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी जानवर, कभी मीर सादिक, कभी मीर जाफर, फिर कभी कहते थे डर्टी हैरी, फिर कभी कहते थे जी के इनका अच्छा, फिर डर्टी हैरी भी कहा, फिर उनको नॉमिनेट किया। फिर आपने मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को एक हमला आपके ऊपर हुआ, एक वो पता नहीं आदमी जो कि गिरफ्तार हो चुका था, इसके बावजूद आप इंसिस्ट कर रहे थे कि जी वो तो प्रॉक्सी है, आप इनके ऊपर जो है एफआईआर जो है उसका इंदराज करें। फिर आपके अपने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही साहब, उन्होंने इनकार किया कि जी मैं नहीं करूंगा, मैं चलो ठीक है आप अपनी मर्जी का कोई एसएचओ लगा दें, मैं उसको लगा देता हूं, तो उससे एफआईआर करवा दें। तो फिर वो आखिर में एफआईआर उमर था बंदियाल साहब ने कराई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो इनके रवैये हैं। और जहां तक बात है शेर अब्दुल मरवत साहब की और बानी चेयरमैन तहरीक साहब की, ये तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इसके अलावा जो है ना, अब शायद ईरान की बारी है, सऊदीया की ने तो उनकी हुकूमत खत्म की थी ना, अब ईरान की बारी ले आएंगे, फिर कभी चाइना की बारी ले आएंगे, फिर इसके बाद अब कतर आ जाएगा। यार किसी एक जगह ठहर जाओ। जनरल बाजवा के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी हुकूमत हटाई, अमेरिका के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत हटाई, मोहसिन नकवी साहब पर इल्जाम लगाया, मोहसिन नकवी साहब पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने अपनी हुकूमत हटाई। मतलब कहीं तो फुल स्टॉप लगाए ना, कहीं भी कभी नवाज शरीफ साहब ने हटाई, भाई किसने हटाई? आपके अपने अमाल ने हटाई। आपने जिस तरीके से रवैया अख्तियार कर लिया था, फरोनियत आ गई थी, गटर में सरिया आ चुका था, आप अपने एमएनएच को एमएनएच नहीं समझते थे। और फिर आपके लिए एक जो आपके साथ थे, जो आपके सियासी गुरु थे, जिनका आजकल भी जिक्र हुआ है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, फैज हमीद के खिलाफ जो फैज हमीद इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, उनके कर्नल लियाकत थे, उनके जरिए आप अपने जो है वो नंबर्स पूरे करते थे। इससे आप एमएनए को एमएनए समझते नहीं थे, आप उनको जो है वो कोई कीड़ा मकोड़ा समझते थे। इसी वजह से वो आपको याद है मरहूम आमिर लियाकत हुसैन आए थे, उन्होंने आके कहा था कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। लेकिन हसन अयूब साहब इसमें भी कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी जमहूरी अमल हैं बदकिस्मती से वो आते नहीं हैं, वो लाए जाते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि वो अवाम के वोटों के जरिए आए। लेकिन एक और अहम मामला, उस पर भी मैं आपकी टेक लेना चाहती हूँ, ये एक्स की बंदिश का जो मामला है। कल भी वजारत दाखिला की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद आमा में और जो सलामती के मामला है उनको मद्देनजर रखकर इसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। अगर इतना ही मफाद आमा का ख्याल है खुद वज़ीर दाखिला को भी और हुकूमत को भी, तो हमारे जितने भी सियासी शख्सियात हैं जो कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वज़ीर आज़म के ओहदे से लेकर वज़ीर आला तक के ओहदों तक की मैं बात कर रही हूं, ये सब एक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सबसे पहले तो इन्हें इस सोशल वेबसाइट का बॉयकॉट करना चाहिए, आए मीडिया पर और वहां पर आके अपने सवालों का जवाब दें, जो अपने मामलात हैं वहां पर आकर बयान करें।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप ये देख लें कि अगर इसमें कौन सी नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा इशू है यार, मतलब मुझे तो ये बात समझ से बालातर है। अगर एक मिनट के लिए ये समझ लें कि जी कुछ लोग जो है वो बाहर से बैठकर अगर एक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये वीपीएन लगा के तो तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में बंद हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रही हैं, क्या वो वीपीएन के बगैर कर रही हैं? क्या जितने भी कुछ सरकारी जो है वो लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं तो वो वीपीएन के बगैर तो नहीं कर रहे ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि इससे अगर पीटीआई को सबसे ज्यादा फायदा है, उनकी फॉलोइंग बाहर मौजूद है, उनकी जो रीच है ट्विटर के ऊपर वहीं पर खड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दीगर जमातों को है, पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नवाज को है, या जेयूआईएफ जो है वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर ट्विटर के ऊपर मौजूद है, एक्स के ऊपर मौजूद है। तो इसका नुकसान तो मुझे, आपको, या हमारे फॉलोअर्स को हो रहा है, या हम लोगों को हो रहा है, लेकिन जिनकी फॉलोइंग है ही बाहर उनको तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और उन्हीं को फायदा मुसलसल दिए जा रहे हैं। ये आई डोंट नो ये क्यों, इसके पीछे क्या मंतक है, क्या लॉजिक है। आप बतौर सहाफी, और आप भी सहाफती हलकों में बैठते हैं, अपने सीनियर्स में भी, और आप हमारे भी दोस्त हैं, सीनियर्स में से एक हैं, ये बताइएगा कि कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो वे आउट होगा कि हम किसी तरीके से, मतलब ये तो या तो कुछ इस्लाहात लेकर आए या कुछ रिफॉर्म्स करें, किसी भी वेबसाइट को बंद कर देना और जो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो वहां पे तो बहुत परेशानी का सामना है, जिसका भी आप भी यहाँ पे दुखड़ा रो रहे हैं, मैं और अनवार भी हर दूसरे तीसरे दिन आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, जब वीपीएन आप ऑन करते हैं, अब मैं पेड वीपीएन यूज कर रहा हूं, बट इवन देन वीपीएन से आपका जो मोबाइल का यूज है वो स्लो हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इफेक्ट आ जाएगा, बाकी तमाम एप्स जो हैं वो आपकी काम नहीं करेंगे, आप तंग होंगे। मतलब एक कोफ्त है यार, एक टाइम गुजर चुका है ना, चले 4, 5, 10 दिन तो आपने बर्दाश्त कर लिया, अब क्या ये यानी फॉरएवर है? मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ जो वज़ारत दाखिला के जिम्मेदारान हैं, या जो लोग हमें सुन रहे हैं, भाई बताएं कि ये कब तक है, टाइम फ्रेम बताएं कि जनाब ये 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो हम कोई और उसका ऑल्टरनेट जो है वो करें तलाश, देखें। इससे कोई ऑब्जेक्टिव मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना चाह रहे हैं, कौन सी कौमी सलामती है जो इफेक्ट होती है एक्स से। मतलब ये तो मुझे तो समझ नहीं है अभी तक, कम से कम एक सोशल कर्फ्यू की सिचुएशन है पाकिस्तान हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके समरात पाकिस्तान तक कैसे पहुंचेंगे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। बहुत से ममालिक, कंपनीज और तजारती इदारे इन मौक़ों से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, मगर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो इधर का रुख करते हुए कतराते हैं। अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की मौशी हालत में एक नई रूह फूंकने के लिए संजीदा काविशों में तो मसरूफ दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की काविश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ वज़ीर ख़जाना IMF से नए कर्ज के हुसूल के लिए अमरीका में IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए और उनके वापसी के ठीक एक हफ्ते बाद ही सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह का वफ़द अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है, और यही कहा जा रहा है कि जो मुआहदे हैं ये 5 अरब डॉलर के नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाई है, और 32 अरब डॉलर की जो मुमकिना सरमायाकारी है उसके 25 मनसूबों की पेशकश भी कर दी है, जिनमें PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी शामिल है, कानकुनी की जो बड़ी साइट्स हैं वहाँ से लेकर गवादर तक रेलवे लिंक और भाषा डैम समेत 25 शोबे शामिल हैं। अमेरिका में मौजूद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने मुलाकात की। वाशिंगटन में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने टैक्स, तवानाई और निजकारी के जो तरजीही शोबे हैं उसमें जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं जिस मुश्किल सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, इकॉनमी क्राइसिस हमें इस वक्त दरपेश हैं, उसके नतीजे में जो गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी हमें नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। मतलब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई की हम बात करते हैं, महंगाई ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। सऊदी सरमायाकारी आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, वो कितनी अहमियत की हामिल होगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर आप पूरा तनाजुल देखिए तो इफ़ यू जस्ट गो बैक 7-8 मंथ्स, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, इन द सेंस कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो ड्रॉप कर रहे थे, $4 अरब से नीचे आ गए थे। रुपया जो था वो बड़ा वॉलेटाइल मूव कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, जो हमारा बैरूनी खसारा है वो भी बढ़ रहा था। फिर IMF के साथ एक इंगेजमेंट हो गई, उसकी वजह से कुछ एक मैक्रो सी स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क में। इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह, कीमतें नहीं कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह 38% हो गई थी, वो आज 20-21% के करीब आ गई है। जो बैरूनी खसारा था वो $4 अरब था पहले 8 माह में, पिछले फिस्कल इस फिस्कल में वो $1 अरब के करीब आ गया है इन्हीं सेम पीरियड में। और जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $7 अरब पे खड़े, और हमने एक पेमेंट भी करनी थी वो कर दी है। शॉर्ट टर्म में जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनका ये एक असर आपको दिखाई दे रहा है, पर इन एडजस्टमेंट्स का मतलब बिल्कुल यही है कि आपने पुराना कर्जा वापस करके नया कर्जा लेकर एक वक्त बाय बैक कर लिया है, जिसको आप एक ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं। मैं अभी एक पर्चा ही लिख रहा था और उसका टाइटल भी यही है कि पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। अगर समझना हो तो ये आसान तरीन, दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड वेयर पाकिस्तान इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मसाइल, एनर्जी के मसाइल, ग्रोथ के मसाइल, टैक्सेस के मसाइल, पावर्टी के बढ़ने के मसाइल, कि ये सब मसाइल जो है इनमें से कोई भी स्ट्रक्चरली हमने हल करने के लिए अभी एक काविश शुरू की है कुछ एरियाज में, पर इनको हल करना हमारा काम है। IMF एक स्टेबिलिटी देता है। अब जो नेक्स्ट 3 से 6 माह हैं वो इस तरह से हैं कि पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टमेंट की पिच की है SIFC के थ्रू सऊदी अरेबिया को। ये हम 2000 जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? खाकान साहब से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और सऊदी अरब से खाकान साहब हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हम सऊदी अरेबिया से इंगेज्ड हैं 2018-19 से, और चूंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा था तो मुझे मालूम है, तो हमने कोशिश ये की कि जो उनके साथ इंगेजमेंट है उसको ब्रॉडन किया जाए। इसका क्या मतलब है? हम वहाँ पे हमारे बहुत से लोग काम करते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं, उसको बढ़ा के हमने उनसे एक डिपॉजिट लिया, वो अब $5 अरब तक पहुँच गया है। इसके साथ साथ हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, और उनका तब से इंटरेस्ट है। तब भी $20-21 अरब की बात हुई थी, हम नहीं पहना पाए। आपको पता है रिफाइनरी की भी गुफ्तगू हुई थी। नाउ SIFC हैज पिच्ड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू देम, जिनके एरियाज एनर्जी यानी कि जो लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं प्लस नए प्रोजेक्ट्स, माइंस एंड मिनरल्स, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, डिफेंस प्रोडक्शन, और अगर कोई हमारे जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो काम करते हैं IT और ITES में, वो कोई मदद कर सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सो ये एक पिच है, दे गो बैक, दे हैव अ लुक। आई रियली होप कि जो प्रोजेक्ट्स पिच हुए हैं उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी हो, उनकी जो कैश फ्लोज हैं वो अच्छे बना के दिए हों, वो बिजनेस मॉडलिंग अच्छी की गई हो, और कोई एक्सपर्टीज उसमें दिखाई दे उन्हें, ताकि वो उस पर मूव कर सकें। व्हाट आई रियली वांट टू सी नाउ इज कि पाकिस्तान कोई चीज़ क्लोज करे उनके साथ। ये सिलसिला अब 4-5 साल से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हम क्लोज नहीं कर पाए। अब एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क सामने आना चाहिए जिसमें 6 माह में, 5 साल में क्या होना है, 6 माह से लेके 5 साल तक। देखिए, मेरे लिए रकम उतनी मैटर नहीं करती, वो 5 अरब हो या 25 अरब, इसके दरमियान जो भी फिगर बनता है, द आइडिया इज कि दे शुड कम, बट दे शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स जो हमारे लिए वाइबल हो। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, आम आदमी भी समझ जाएगा। ऐसा नहीं मैं चाहता कि पाकिस्तान में लोग आएं, पाकिस्तान की ज़रे ज़मीन से पानी निकालें, उसको बॉटल करें, हम उस पानी को पिएं और उसके डिविडेंड और प्रॉफिट वो डॉलर में पाकिस्तान से वापस ले जाएं। दैट्स नॉट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर एनी मोर। कंजम्पशन ओरिएंटेड। जहां पर अभी आप बात करें ना, वहीं पर एक और सवाल ले लीजिए ताकि आप अपनी बात को मजीद हमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगी, या फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करना शुरू करे, ये पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगा? क्योंकि डॉलर्स अगर पाकिस्तान में आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, लोग काम करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज किसी और का सरमाया है, वो पाकिस्तान का सरमाया नहीं है। पाकिस्तान का सरमाया वो होगा जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, और फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट होने वाला पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद होगा, और वो लोगों की अपनी वेलबींग के लिए होगा।
सो एग्जैक्टली जैसे आप फरमा रही हैं, पाकिस्तान को इन द नेक्स्ट 5 years सबसे ज्यादा तवज्जो इंटरनेशनल ट्रेड पे देनी चाहिए, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस पे देनी चाहिए। अपनी फर्म्स को हमने बनाना है कि वो भी $1 billion कंपनीज बने और दुनिया में एक्सपोर्ट करें। जो FDI हो, और जो अभी भी सऊदीया के साथ हमारी एंगेजमेंट है उसमें द प्राइवेट सेक्टर इज स्टिल मिसिंग। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम दूसरी तरफ सारी एंगेजमेंट रखे हुए हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। सो ये फ्रेमवर्क भी सामने आना चाहिए कि कैसे, जैसे आप कह रही हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में, जो भी आनी है, और फिर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। सो मैं हमेशा कहता हूं कि गेट अ प्रोफेसर सारी चीजें समझ भी सके और इनका अमली जामा पुट टुगेदर कर सके। मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोक्रेसी पाकिस्तान ने ओवरसीज यानी कि कंसल्टेंट्स को और मल्टीलैटरल्स को आउटसोर्स की हुई है। ये एक मॉडल है जो बहुत सी डेवलपिंग वर्ल्ड चलाते हैं, वो ये शायद समझते हैं कि बाहरी सबको मिलकर, बाहरी सबसे एंगेज करके शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मजिस्टर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज शाम को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तानी टीम में मायानाज बैटर बाबर आजम की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरेगी और स्क्वाड में शामिल इन दीगर खिलाड़ियों में अबरार अहमद हैं, आजम खान हैं, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहिन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान और जमान खान शामिल हैं। जबकि न्यूजीलैंड टीम को माइकल ब्रेसवेल लीड करते दिखाई दे रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि जो पहला मैच है वो बारिश से भी मुतासिर हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब कौमी टीम में अपनी खुशकिस्मती से कमबैक करने वाले मोहम्मद आमिर ने PCB की तंबीह के बाद जो है वो सरोगेट कंपनी से मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 मैच तो होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम का जो आज का मैच है वो बारिश की नजर भी हो सकता है। कुछ सवालात ये सामने आ रहे हैं कि बाबर आजम को ये चैलेंज बड़ी समझदारी से निभाना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बीइंग कैप्टन उनकी वापसी हुई है टीम में। देखिए ज़रियाब, आपको गुड मॉर्निंग और साथ अनवार को भी। देखिए, जहां तक बारिश का खदशे की सवाल किया तो बारिश डेफिनेटली जो रेडार है वो भी यही बता रहा है। दूसरा, मैं इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ पे मौसम इस है कि बारिश हो सकती है। जहां तक आपने बाबर आजम की बात की तो बाबर आजम कल हमारे सामने मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें मानी खेज भी उन्होंने बताई, लेकिन ये है कि ये सीरीज, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इस सीरीज को कोई इतना बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं समझता, ये कोई इम्तिहान नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले भी इसी तरह की कमजोर अपोजिशन के खिलाफ मैच खेले थे। हमने श्रीलंका को श्रीलंका, हमने अफगानिस्तान को अफगानिस्तान में हराया था, लेकिन उसके बाद एशिया कप में क्या हुआ, हम उसी श्रीलंका से हार गए। फिर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, हम उसी अफगानिस्तान से हार गए। अब न्यूजीलैंड एक कमजोर सी अब बी टीम में कल भी सवाल हुए उनकी कप्तान ब्रेसवेल से, तो उन्होंने भी कहा कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं। इसी तरह इसके बाद जो हमारा दौरा है वो आयरलैंड का दौरा है, वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर टीम है। एक तगड़ा दौरा है जो कि इंग्लैंड का है। अब इंग्लैंड के दौर में जाके देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। मेरा ये मानना है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर वर्ल्ड कप से पहले अपने तगड़े हरीफों के साथ अपने क्रिकेट रखेंगे, अपने टूर्स रखेंगे, तो डेफिनेटली यही तैयारी होगी। इंस्टेड कि आप आयरलैंड के साथ खेलते रहे, न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ खेलते रहे, तो फिर वर्ल्ड कप में जाके आपकी जो बीमारियां हैं वो खुल के सामने आती हैं। ठीक है हसनैन, जिस तरह से आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, पहले भी हम इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई सीरीज हो रही है तो बारहा हम ये देखते हैं कि IPL की वजह से फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या किसी भी वजह से जो दीगर टीमें आती हैं वो अपने B या C कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर भेजते हैं। जैसे कि अभी भी हुआ है, कीवीज अभी भी केन विलियमसन नहीं है, मिचेल सैंटनर नहीं है, ऐसे सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर नहीं होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में सीरीज खेलने के बजाय IPL पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से भी कोई फैसला करेगा, इस पर भी कोई हिकमत अमली सामने आएगी कि जब भी ये लोग पाकिस्तान में आते हैं ये भी उसी सीरियसनेस के साथ खेलने आए जब पाकिस्तानी टीम भी इनके पास खेलने जाती है तो A टीम ही वहां पर होती है?
देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन अनवार सितम जरीफी ये है कि अभी जो हमारी PSL है उसकी विंडो शायद हमें IPL के साथ टकराती हुई नजर आती है। तो आपके चेयरमैन भी, आपकी फ्रेंचाइजीज भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट नजर आती है कि हम IPL के साथ PSL नहीं करवा सकते। जो लोग IPL के साथ अपनी लीग नहीं करवा सकते उन्हीं महीनों में, तो वो इस तरह टीम्स को कहां पे रोकती है। और दूसरा तकरीबन 9 से 10 प्लेयर न्यूजीलैंड के IPL में बिजी हैं, लेकिन अनवार उनमें से खेल 2-3 रहे हैं। इवन केन विलियमसन को बहुत कम गेम्स मिली हैं, फिर वहां पे साउथी है, रचिन रविंद्रा है, डेरिल मिचेल है, ज्यादा से ज्यादा जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मैं समझ कि उनके लिए भी शर्मिंदगी है कि एक तरफ उनकी अपनी टीम है जो कि एक मुश्किल दौरे में है। न्यूजीलैंड का अगर दौरा पाकिस्तान की तरफ भी है तो वो मुश्किल दौरा है। पाकिस्तान की टीम दुनिया की एक टॉप टीम है और वहां पे आप अपनी C टीम, दूसरी मुल्क में तो इसको F टीम कहा जाता है, वो टीम भेज रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जिसको आप भी जानते हैं, एक ब्रेसवेल है और एक चैपमैन है, फिर एक जिमी निशाम है जो कि पुराना घोड़ा है। इसके अलावा जितने भी नाम है वो नए नाम है, किसी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, किसी ने रीजनल क्रिकेट खेली है, वो यहाँ पे आते हैं। तो डेफिनेटली हमारे बोर्ड्स को भी ये सोचना होगा, क्योंकि हम जब बेचते हैं ना, हम बाबर आजम को भी भेज देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी भेज देते हैं, नसीम भेज देते हैं, हारिस रऊफ को भी, लेकिन वो जब बेचते हैं तो वो अपनी B या C टीम बेचते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब हमें बोर्ड को अच्छा, लेकिन हसनैन जब इस B और C टीम के ऑपोजिट हमारी टीम ने खेलना है तो खबर ये भी आ रही है, आप तस्दीक करेंगे कि ये सच है, ये झूठी है, ये शायद सिर्फ एक अफवाह है, कि बाबर आजम कुछ मैचेस खेलेंगे सीरीज के, लेकिन कुछ मैचेस वो नहीं खेलेंगे। और अगर वो इस सीरीज के कुछ मैचेस नहीं खेलते तो क्या ये बोर्ड का दुरुस्त फैसला होगा? जैसे कि हम खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि चाहे उनकी B कैटेगरी की टीम हो, C कैटेगरी की टीम हो, हम अपने कैप्टन को भी उतार देते हैं, और अभी तो वैसे भी नायब कैप्टन का भी कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। देखिए ज़रियाब, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि बाबर आजम को रेस्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। देखिए कल परसों हमारे सामने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का अंदिया दिया। हालांकि सवाल ये हुआ था कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि बाबर को हम रेस्ट दे सकते हैं। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि हवाई फायर से ज्यादा कुछ नहीं था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के हवाले से भी, क्योंकि ज़रियाब अभी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2IC जो कहते हैं, वाइस कप्तान कहते हैं, वो किसी को नहीं बनाया गया। तो अगर बाबर आजम रेस्ट करेंगे तो क्या रातों होगा कि वाइस कप्तान कौन होगा, या फिर उसी तरह का जो है वो सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा जिस तरह आपने सिलेक्शन कमेटी में देखा कि टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी बगैर हेड के है तो टीम भी बगैर कप्तान की खेलेगी। तो ये बातें अभी बहुत ही अर्ली थी। मेरा ख्याल है कि अजहर महमूद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की हैं जिसमें वो, मुझे लगता है कि वो इतना लूप में नहीं है, उनको किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ सवालात को गोल मोल करके वो बयान करते रहे। पर थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। कल बाबर आजम ने भी ये बात कही कि मीडिया बहुत ज्यादा क्या सराई करता है, मैं और शाहीन अफरीदी एक ही पेज पे, मेरे और शाहीन अफरीदी कोई नाराजगी नहीं है। तो अनवार, हम और आप क्या सराई तब करेंगे जब हमारे पास खबर आती है। PCB को चाहिए, प्लेयर्स को कि आप आके क्लैरिटी दें। जब आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो क्या सराई से क्या सराई निकलेगी, बातों से बातें निकलेगी, खबरों से खबरें निकलेगी। आप होम्योपैथिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मीडिया कोई बात भी ना करे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा। इमाद वसीम की जैसे वापसी हुई है, उससे भी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आमिर भी वापस आए हैं। एक तो सवाल मेरा यह है कि मोहम्मद आमिर की वापसी से जो बाकी हमारे बॉलर्स हैं उनके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आमिर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आमिर की परफॉर्मेंस भी अब हम देख रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस रही है। शाहीन के लिए, नसीम के लिए या हारिस के लिए कितना ये बेहतर हो सकता है, और सेकेंडली बाबर के लिए कितना मुश्किल होगा इमाद वसीम को टीम में मैनेज करना, आमिर के साथ खेलना, क्योंकि ये दोनों वही हैं जो कि हम वर्ल्ड कप में देखते आए हैं कि पूरी टीम पर तबसरे कमेंट्स करते रहे हैं, बाबर की परफॉर्मेंस पर बात करते रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल ये एक किस्म का फेस ऑफ भी लग रहा है विद इन द टीम। देखिए, जो पहला सवाल है उसका मैं पहले जवाब दूंगा, एड्रेस करूंगा कि आमिर की वापसी कैसी है। खुशाइन, एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि मोहम्मद आमिर वापस आ गए, लेकिन अनवार, मोहम्मद आमिर की वापसी के बाद ना बहुत सारे जो आपके बॉलर्स हैं, मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। जिस तरह हारिस रऊफ हैं, वो अभी नहीं खेल रहे, लेकिन अगली सीरीज में वो आएंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हारिस रऊफ के साथ एक बड़ा हेल्दी कॉम्बिनेशन होगा मोहम्मद आमिर का। क्योंकि इस वक्त मुझे लोगों की टीम में जगह बनती हुई नजर आ रही है, वो मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह, और ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि आपकी फास्ट बॉलिंग की कमान संभालेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई परफॉर्म करेगा तो उसकी अब टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि 3-4 साल इन्होंने याशी की है आमिर के बाद, ये टीम के स्याह सफेद के मालिक रहे हैं। और दूसरा, जहां तक बाबर आजम की सवाल को मैं एड्रेस करता चलूं कि उनके लिए कैसा होगा। देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल है
बाबर का मुंह एक तरफ है, रिजवान का मुंह एक तरफ है, शाहीन शाह अफरीदी का मुंह एक तरफ है, क्योंकि तीनों कैप्टेंसी पे शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। तो बाबर आजम को थोड़ा सा मुश्किलात जरूर होंगी, लेकिन अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी की रिक्वेस्ट पे इमाद वसीम भी आए थे और शाहीन शाह अफरीदी की रिक्वेस्ट पे मोहम्मद आमिर भी आए थे, तो क्या वो बाबर आजम के या फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ चलेंगे? तो मेरा ख्याल है बाबर आजम को थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्ले करना पड़ेगा। ऑलरेडी शादाब खान उनके करीबी दोस्तों में से एक हैं, 2-3 लड़के और भी उनके सुनते हैं, तो अगर आमिर और इमाद वसीम को वो थोड़ा सा जाके अकोमोडेट कर देंगे, उनसे 2-3-4 मशवरे ले लेंगे, तो उनकी टीम में जो ग्रुपिंग्स हैं वो काफी हद तक खत्म हो सकती है और वो साधु के मुंह इधर उधर मुड़े में वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। अच्छा हसनैन, इतने लोगों की वापसी के इम्कानात आपकी गुफ्तगू से मुझे लगता है कि रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। एक स्टेटमेंट मेरी नजरों से उमर अकमल साहब के हवाले से भी गुजरी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद अब मुझे शरीफ खानदान से उम्मीद है। तो आपको उनकी भी वापसी का कोई आसार नजर आ रहे हैं जिस किस्म के वो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं? देखिए जरियाब, वो क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप कभी इमरान खान से लगा लेते हैं, कभी आप नवाज शरीफ से उम्मीद लगा लेते हैं। भाई आपकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? आप पिछले काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पिछले काफी अरसे से लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एसपीएल खेली आपने, आपको पीएसएल नहीं मिली, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या है? एसपीएल के 6 मैचेस में मेरे ख्याल है 0-0 पे आउट हुए या 6-6 रन बनाए। नवाज शरीफ से लगा लेते हैं, कभी आप चेयरमैन पीटीआई से लगा लेते हैं, बानी चेयरमैन से। इस तरह की बातें ना करें, ये बड़ी मुज़ायका खेज बात है। और वैसे अगर हमें देखा जाए तो हमें अपने आप पे रोना चाहिए कि जो शख्स ये बातें कर रहा है उसे पाकिस्तान की जानिब से तो 300 इंटरनेशनल मैचेस खेले, अगर मिला जुला की बात की है, T20 क्रिकेट की, ओडीआई क्रिकेट की। एक जमाना ऐसा था कि उमर अकमल आते थे, फेल हूं या पास हूं, खेलें या ना खेलें, वो टीम का हिस्सा रहते थे। अब थोड़ा सा जो है मुश्किल जमाना आया तो उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम नहीं किया, अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम नहीं किया। ऊपर से ये कहते हैं कि हमें जो है वो नवाज शरीफ की फैमिली की बड़ा साथ रहता है। भाई फैमिली के साथ से आप टीम में वापस नहीं आ सकते। फैमिली के साथ से यहाँ पे फ़हीम अशरफ साहब भी टीम में वापस आए थे, लेकिन अब फ़हीम अशरफ साहब जो है स्क्वाड में शामिल नहीं है। आपको अपनी परफॉर्मेंसेस को ठीक करना होगा, आपकी अपनी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस, आपकी सिंध प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस या इस तरह की परफॉर्मेंसेस ठीक होंगी तो तभी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आएंगे। आपको नवाज ठीक है हसनैन, अगर आज मैच होता है तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फिर आज कौन आपको लगता है कि बड़ी आसानी से मैच जीत सकता है? देखिए जिस तरह का विकेट है वहां पे रावलपिंडी में अनवार बैटिंग पैराडाइज विकेट है और बैटिंग पैराडाइज विकेट में यकीन तौर पर पाकिस्तान जो है वो फेवरेट भी हो सकता है। लेकिन एक मुझे खदशा ये है कि जो न्यूजीलैंड के बेशतर बैटर्स हैं उनको पाकिस्तान ने इतना देखा नहीं है। जब तक आपका एक्सपोजर दूसरे के खिलाफ नहीं होता तो थोड़ा सा तंगी जरूर होती है। तो वो एक फैक्टर है जो कि न्यूजीलैंड जहां पे सरप्राइज कर सकता है पाकिस्तान को। ठीक है, और उस्मान खान के हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि हमारी होनी चाहिए? पहली बार टीम में शामिल हुए वो। देखिए उस्मान खान तो सब कुछ लौटा के आए हैं। उन्होंने अपने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खत्म किए। आईएलटी वो नहीं खेल रहे, तो मेरा ख्याल है उस्मान खान को हमने बुलाया है तो उनको एक तो ये पांचों के पांचों मैच हैं, उनको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हमें वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए और जो उनकी जगह बनती है। देखिए हमने अक्सर देखा है कि जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है उसको हम 6 या 7वें पे खिला देते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं। अब उस्मान खान बेसिकली बहुत बड़ा रिस्क लेके आया है, तो जहां पे वो चाहता है तकरीबन उसको अगर आप ओपनर नहीं खिला सकते तो वन डाउन की पोजीशन पर जरूर खिलाएं जहां पे वो इफेक्टिव होगा। और डेफिनेटली इतने बड़े वो रिस्क लेके आया है तो इतना डिजर्व करता है कि कम से कम वो वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहे। सही। अच्छा आमिर के हवाले से एक मैंने आपसे ये मालूमात लेनी थी कि उनको एक पीसीबी के कहने पर कंपनी से मुआहदा खत्म करना पड़ा। मोहम्मद आमिर ने एक सजा भुगती है और फिर भी वो ऐसी कंपनियों से मुआहदे कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो पूरे तौर पर चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस किस्म के डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अब तो पीसीबी इन हवालों से बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन मौजूद है। देखिए जरियाब, एक चीज आपको समझनी होगी कि मोहम्मद आमिर पिछले 4 साल से क्रिकेट से बाहर थे और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिर्फ इतना लेना देना था, लीग में जाते थे तो एनओसी लेके जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाते थे। इसके अलावा जो है उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो शायद ये मुआहदे जो है इसको हम देखना पड़ेगा कि शायद अभी से ना बल्कि पहले से वो कर रहे हो। और अब जो है
के बैनर के तले आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिलेगा, वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे, तो डेफिनेटली पीसीबी के ऊपर एक बड़ी कदगन है कि वो जो भी सैरोगेट कंपनीज है, जुआ कंपनीज हैं, उनके साथ मुआहदे नहीं कर सकता। और उन्होंने जब मोहम्मद आमिर को एड्रेस किया तो उन्होंने इस बात को माना भी है और डेफिनेटली वो उसके साथ जो अपना मुआहदा है उसको खत्म करेंगे। लेकिन इसमें इतना थोड़ा सा हार्श हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 4 साल से सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, और जो 4 साल से सिस्टम का हिस्सा था वो तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि सिस्टम में मौजूद नहीं जो है। सैरोगेट कंपनीज के साथ मुआहदा जो है वो काफी अरसे से जो है खटाई में पड़ा हुआ था, इस वजह से उनको भी अपना मुआहदा जो है वो खत्म करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और कराची से लाला मूसा जाने वाली मिलत एक्सप्रेस में खातून की हलाकत का मुकदमा, जिसके हवाले से हमने कल भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन कल इसलिए की थी क्योंकि कल भी ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि इस पर मामलात का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि गुत्थी मजीद उलझती ही जा रही है, क्योंकि खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी मामले की पेचीदगी अनवार ताहाल बरकरार है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रेलवे हुक्काम इस हवाले से यही कह रहे हैं कि वो मुसाफिर खातून की हलाकत के मामले को हर पहलू से देख रहे हैं। तहकीकात भी जो की जा रही हैं वो दुरुस्त समत में ही आगे बढ़ रही हैं, और ख़ातून के जो लवाहिकीन हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरियम को कत्ल किया गया है, मरियम पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उसकी हलाकत हुई है, और ख़ास तौर पर लाश की जो हालत है जो कि बयान भी नहीं की जा सकती है, तो ये जो सारा मामला है बहुत ही अजीब व गरीब रुख पर जाता दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद बात करेंगे। जड़ावाला में हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन मौजूद हैं, वो हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे कि उनकी अब लवाहिकीन से क्या बात हुई है। सजाद बताएगा, लवाहिकीन अभी इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जी, ये जो अभी मेरी लवाहिकीन के साथ बात हुई है, तो उनके भाई और उनकी बहन का कहना ये है कि हमारी बहन को कत्ल किया गया है। बहन को कत्ल करने की उन्होंने रीजन यही बताई है कि चूंकि वो मीर हसन एहलकार जो है वो उस पर बुरी नजर रखता था, और इसलिए उसने उसे जाके कत्ल कर दिया। ताहम जो फुटेज अभी तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो वो औरत जो मरियम बीबी थी उसकी ज़हनी हालत कुछ बेहतर नहीं लग रही। जिस अंदाज में वो दौरान सफर लोगों के साथ जो साथी उसके मुसाफिर थे उनके साथ जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, और जिस तरह से वो बच्चों के साथ रिएक्ट कर रही है और सारा जो सिलसिला कर रही है, उससे उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन सजाद, आपने अभी कहा ना कि मीर हसन उसके ऊपर गंदी नजर रखता था, ये मीर हसन इस सारे मामले में कौन है? जरा इस बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी, ये मीर हसन वो एहलकार है जो उस पे दौराने सफर तशद्दुद करता हुआ रेलवे। तो क्या ये औरत पहले से मीर हसन को जानती थी, या फिर ये जो कांस्टेबल था वो उसे सिर्फ इस ट्रेन में ही मिला? उसको सिर्फ वो ट्रेन में मिला है, लेकिन ये जो बाहर नजर आ रहा है वो ये है कि लोगों ने उसकी शिकायत की है उस औरत की कि ये हमें तंग कर रही है, ये दूसरे साथी मुसाफिर को तंग कर रही है। तो वो मीर हसन जो कांस्टेबल है वो आया और उसने आके उसे रोकने की कोशिश की, जिसपे उसने रिएक्ट किया। औरत ने रिएक्ट करने की वजह से फिर मीर हसन ने उस पर तशद्दुद किया। लेकिन मीर हसन के हवाले से ये पता चला है कि वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे उतर गया है। उसके बाद चूंकि खतून की लाश पंजाब में आके अहमदपुर शर्तिया के नजदीक से मिली है, तो इस वजह से चनीगोड से, तो इसलिए वो मीर हसन का इसमें बज़ाहिर लगता नहीं है कि उसने उसको मर्डर किया हो या उसने उसको धक्का दिया हो, बज़ाहिर यही नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने तशद्दुद किया, उसको तशद्दुद करने का उस पर कोई हक नहीं था। लेकिन लवाहिकीन और जो बच्चे साथ उसके ट्रैवल कर रहे थे, दोनों, उसका भतीजा और भतीजी, आलम और उसकी जो दूसरी भतीजी थी, उनके मुताबिक ये है कि हमारी जो चची थी, फुफो थी, उनको उन्होंने टाई किया राड के साथ, वहां पे ना जो राड रेलवे का होता है उसके साथ, तो चेन के साथ उसको बांध दिया। बांधने के बाद फिर उसको खोला और दूसरे कमरे में ले गए। दूसरे कमरे में जाके भी उस पर उन्होंने तशद्दुद किया है। ये उन बच्चों का कहना है जो उसके भतीजा और भतीजी हैं दोनों। जो बच्चों की स्टेटमेंट इस वक्त सामने आई है उसको पुलिस कितनी संजीदगी से देख रही है, या उस मामले को किस तरह से टेकअप कर रही है? क्योंकि पहले भी 2 रोज पहले भी जब हमने अपने शो में ये बात की थी, मामला डिस्कस किया था, तो यही बताया जा रहा था कि लोगों के भी जो बयानात हैं, यानी शाहिदीन के भी जो बयानात हैं, वो मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। जी, एनी शाहिदीन जो बच्चे हैं, बच्चे बज़ाहिर उनकी स्टेटमेंट
पहले दिन से लेके एक ही नजर आ रही है, और वो यही है कि हमारी जो फुफू है उसको तशद्दुद करके मारा गया है, और उसको ये उन्होंने मीर हसन पे वो सारा इल्जाम लगा रहे हैं। ताम जो शवाहद है उसके मुताबिक मीर हसन का मामला इतना ही लगता है कि उसने उस पर तशद्दुद किया है, टॉर्चर किया है, जो कि उसका कोई राइट नहीं बनता था। उसको अगर कोई इशू भी था तो उसको कोई फीमेल जो थी उनको साथ लेके आके उसको डील करना चाहिए था या उसको ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन अच्छा ये बताइएगा सजाद के बच्चों ने ये बताया है कि जब उनकी फुप्पो की मौत हुई है तो उससे कितनी देर पहले उनका अपनी फुप्पो से कोई भी ताल्लुक या राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। लास्ट टाइम वो मतलब उसी सफर के दौरान कितने घंटे का गैप आया, बीच में कितने मिनटों का गैप आया उनकी हलाकत से पहले का। और दूसरा ये भी कि बच्चों की इस वक्त ज़हनी कैफियत क्या है, यकीनी तौर पर वो भी ट्रॉमाटाइज होंगे, वो घर कैसे पहुंचे थे? बच्चे बहुत ज्यादा उस सारे सिलसिले से ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं और वो बिल्कुल ट्रॉमाटाइज्ड हैं। लेकिन बच्चों ने इस दौरान ये किया कि कॉल पे अपनी दूसरी फुफो के साथ राब्ता किया, जो कि इधर जड़ावाला उस वक्त रह रही थी। तो वो फुफो और एक उनका जो मामू है वो दोनों चचा उनका, वो दोनों इधर से वहां पे पहुंचे हैं अहमदपुर शर्किया चनीगोट में, और वहां पे जाके उन्होंने जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल में बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त अभी हमें जाना है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। Graduates are well placed globally, but unfortunately we've not been able to reap the benefits of the semiconductor industry. As Mr. Faraj Jahangir rightly mentioned, that it's a $550 billion industry at this moment, with a projection of $1 trillion in 2030. And with 42 new foundries coming up, 82 fabs coming up, I think that has a huge potential for Pakistan to deploy its human resource. And I am proud that my Prime Minister Shehbaz Sharif, in his stint as Chief Minister of the Punjab, placed great importance on vocational training and skill development. Whether it was with international partners such as the Development for International Department, Government of United Kingdom, whether it was USAID, whether it was the Tianjin Technical University from China, which we opened in Lahore. Our priority has been skill development from day one. And the political party that I represent, our manifesto highlights the importance of enhancing skills, of placing an importance on skill development, on raising institutes where skill is imparted on our youth. So that's the way forward, and I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. Faraj Jahangir for organizing this summit and for bringing the public and the private sector together, and for bringing in members of the esteemed universities of Pakistan under one roof for better collaboration. And I would urge you to come up with workable solutions, to come up with tangible proposals. And as a representative of the government, I assure you that you will find... वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून इन पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक टैबू है हमारे माशरे में जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मियाँ बीवी भी आपस में इस टॉपिक पर बात करने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारी तो कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट कर सकें। और आज हम जिस कैंसर के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ये सर्विकल कैंसर है। ये कैंसर होता किस तरह से है, और ये बिलखुसूस ख़वातीन में ही पाया जाता है, क्योंकि जिस कैंसर डिजीज़ को
आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे आपकी आने वाली नस्ल मुतासर हो सकती है और स्पेशली उस नस्ल को जन्म देने वाली माँ जो है वो मुतासर हो सकती है। और फिर जाहिर सी बात है, औलाद के ख्वाहिशमंद तो सभी अफराद होते हैं कि शादी के बाद अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद औलाद दे, लेकिन इस कैंसर की वजह से आप लोग बड़े मुतासर हो सकते हैं। और ये कैंसर जो है वो आपकी रहम के निचले हिस्से वाले खुलियों में होता है और निचले हिस्से का सरतान दुनिया का चौथा सबसे आम कैंसर है। और पाकिस्तान में ये कैंसर दूसरे नंबर पर है, क्योंकि खवातीन में पहले नंबर पर खवातीन का ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे नंबर पर ये कैंसर आता है। तो इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये खवातीन इससे किस हद तक एहतियात कर सकते हैं। और इससे ये भी हमें बताने की जरूरत है कि खवातीन की जो अमवात की शरह वो भी फिर बढ़ती जा रही है। 35 से 44 साल की उम्र की जो खवातीन हैं, बड़ी तादाद उनकी इस कैंसर का शिकार हो रही है। वजूहत ये हैं कि बाकायदा स्क्रीनिंग नहीं करवाई जा रही है, जिसके सबब 15% से ज़्यादा नए केसेस सामने भी आते जा रहे हैं, जिनमें खवातीन की उम्र 65 साल से ज़ायद थी। डॉक्टर अरीबा अतीक गुज़श्ता 3 सालों से चुगताई लैब में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। हाल ही में वो बेल्जियम से तरबियत हासिल करके भी आई हैं, जो कि बुनियादी तौर पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और तशखीस पर मबनी है। इसी हवाले से मजीद उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको ज़रा आसान अल्फाज में डिफाइन कर दें ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए। हाँ जी, ये जैसे कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर ये कैंसर आ रहा है। सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। हम सब जानते हैं एक बच्चादानी है औरत के अंदर, और उसका निचला हिस्सा जिसे सर्विक्स कहा जाता है अंग्रेज़ी ज़बान में, ये उसका कैंसर है। ये कैंसर वेस्ट ममालिक में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो कैंसर है जिसकी अब वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। इसको अगर आप टाइमली डायग्नोज कर लें तो ये आप कैंसर होने से 20 साल पहले आपको ये पता चल सकता है, और उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ये कैंसर आपको होगा ही नहीं। ओके, मतलब यानी कि ये तो ये कि जानलेवा तो है ही, लेकिन आप इसको डायग्नोस 20 साल पहले करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर ये ना होने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली, इसका ना होने के चांसेस हैं। और ये इसके जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ कर देता है। मैं यहाँ पे मेरा बात करने का पर्पस ये है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। रेगुलरली वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा, जैसे भी इन्होंने बताया कि अभी मैं वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे पता चला कि हर 5 साल बाद वो लोग ये टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है वहाँ पे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, हर आम बंदे को इस चीज़ का पता है। और जो चीज़ सुन के मुझे बहुत बुरा लगा वो ये थी कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में से एक मुल्क है जिसमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो इसका पर्पस मेरे आज आने का यही है कि मैं सबको ये बता सकूँ कि अपनी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है या लोगों के अंदर इतना शऊर नहीं है कि वो इस टेस्ट को करवा सकें। देखिए, फैसिलिटी तो अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। आप सरकारी अस्पताल की बात कर लें या प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो फैसिलिटी हर जगह पे हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल है। लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, जो कि लेकिन उसके अंदर मैं आवाम को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि हमारे मतलब वो डेवलपिंग डॉक्टर्स से हमें आगे नहीं ट्रांसफर हो रही है। जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट की अगर बात कर रही हैं तो अवाम में जो अवेयरनेस का सोर्स है, एक तो हमारा मीडियम तो मौजूद है, हम तो आज इस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन शायद डॉक्टर्स की भी अब ये जिम्मेदारी है कि वो भी अवाम को इस हवाले से थोड़ा सा एजुकेट करें। बिल्कुल, डॉक्टर इसीलिए एजुकेट करने आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है, ये खवातीन अमूमन शादी के बाद ही करवाती हैं, ये शादी से पहले भी आप करवा सकते हैं? और अगर शादी से पहले भी करवाना चाहिए तो खवातीन को अपने अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स फील हो जिससे उन्हें लगे कि शायद मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, इस बारे में सिम्टम्स भी करवा लेना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी सेक्सुअल लाइफ एक्टिव होती है शादी के बाद, तो आई वुड सजेस्ट कि ये शादीशुदा खवातीन करवाएं। ठीक है। वैसे जिनकी शादी पहले हो जाती है उनके लिए 31 साल की उम्र के बाद ये टेस्ट उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए। सही। और अगर आपके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हर 5 साल बाद आप इसे रिपीट करवाएं 60 साल की उम्र तक। अच्छा, 60 साल की उम्र के बाद भी इसको स्क्रीन करवाने की जरूरत नहीं होती, तब उसके बाद फिर ये नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी बड़ा मसला है कि हम एक तो टेस्ट वगैरह से हम भागते हैं तब तक जब तक कोई बहुत बुरे हालात ना हो जाएं, कोई ऐसे सिम्टम्स ना सामने आ जाएं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। दूसरा मसला, जाहिर बात है, हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ख़राब है, लोगों को होता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सरकारी सतह पर लाइनों में लगना पड़ता है, प्राइवेट जब जाते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एक आम प्राइस सरकारी सतह पर और प्राइवेट पर दोनों की आप गाइड कर दें ताकि
लोगों को भी आसानी हो टेस्ट करवाने में? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगी कि इसका सिर्फ ये होता है कि आपकी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो सैंपल ले लेते हैं। तो जब आप सरकारी किसी सेटअप में जा रहे हैं तो वो तो दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग, वो उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। सिर्फ जब आप वो लेबॉर्ट्री में जमा करवाते हैं तो उसकी तशखीस के लिए आपकी चार्जेस होते हैं। और प्राइवेटली भी यही है, गायनोकोलॉजिस्ट आपकी रेगुलर कंसल्टेशन के अंदर वो सैंपल ले देती है। और हम मैं अगर कोई भी करवाना चाहते हैं दे आर वेलकम, उनको अकोमोडेट किया जाता है उनकी जितना वो अफोर्ड कर सकें उसके मुताबिक। और ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर ये चीज़ है कि सिम्टम्स ना भी हो तो आपको ये करवाना चाहिए। और जहाँ तक आपने सिम्टम्स की अलामात की बात की, उसके अंदर ये है कि आपकी माहवारी के अंदर अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप जाएं, या आपको आपका इरेगुलर साइकिल है तो उसके अंदर आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम वो चीज़ होने से पहले रुक रहे हैं। ठीक है, ठीक, वो अगर हो जाएगा तो फिर तो सिम्टम्स आएंगे ही। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता किसी को डिजीज हो गई है, उसको नहीं पता चला, तो आपको लगता, आप बताइएगा हमें किस स्टेजेस क्या है और किस तरीके से इसका इलाज मुमकिन है? इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। आजकल तकरीबन हर कैंसर का स्टेज 1 और स्टेज 2 पे अब इलाज मुमकिन है। और स्टेज 3 पे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो स्टेज 3 पे भी क्योरेबल है। लेकिन स्टेज 3 तक मैं जनरली कहूँगी कि हर कैंसर का इलाज मुमकिन होता है। स्टेज 4 पे मुश्किल हो जाता है कि उसके अंदर वो आप, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों को पता ही तब चलता है जब वो स्टेज 4 तक जाता है, क्योंकि हम सेल्फ केयर नहीं करते, हमारी अवेयरनेस नहीं है। हमें अपने आप का ध्यान रखना है, हमें अपने आप का ध्यान रखना है। हम खुद सही रहेंगे तो हम बाकियों का ख्याल रख सकेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ रिसर्च भी हमारे पास आई थी जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि जिनकी इम्यूनिटी भी वीक है ये उन्हें भी हो सकता है। सेकेंडली, जो ज़्यादा सिगरेट नोशी कर रहे हैं उन्हें भी हो सकता है। बिल्कुल, आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है कि इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा लिंक है इसके साथ। क्योंकि जैसे ये जो सर्विकल कैंसर है, HPV वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि 99% केसेस के अंदर ये इस वायरस की वजह से ये कैंसर होता है। तो वायरस का एक इस तरीके से होता है कि वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको खुद ही वॉश आउट कर देती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, कैंसर उस इंसान को होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। स्ट्रॉन्ग, अगर आपको ये अंदर ये वायरस चला गया लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी का अपना नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म उसको अपने आप ही ठीक कर लेगा, तो फिर आपको जरूरत नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी ही डिस्टर्ब्ड होती है या फिर आप कंसीव करने के बाद बेबी प्रोडक्शन सिस्टम से निकलने के बाद, मतलब आपके 2 बच्चे हों या आपका एक बच्चा हो और उसके बाद भी आपको ये बीमारी हो सकती है? क्योंकि अमूमन जब आपने खुशकिस्मती से ये एक अमल मुकम्मल कर लिया एक औरत ने तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है कि नहीं, अब तो मैं मजीद बेबी भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आई एम टोटली फाइन, या मेरे जो पार्टनर है वो भी बिल्कुल ठीक है, या तब भी एहतियात करने की और स्क्रीनिंग की ज़रूरत है हमें? स्क्रीनिंग तो हर 5 साल बाद आपने करवानी है। ठीक है, नो मैटर व्हाट कि आप माँ है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक प्रेगनेंसी और इस सारे अमल का जिक्र है, इसका इससे कोई खास लिंक नहीं है। वो आपका अपनी जगह पे अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है। स्क्रीनिंग तो सिर्फ हम इस वजह से करवा रहे हैं जैसे आपको, ताकि ये कैंसर ना हो। इसके अंदर मैं एक मिसाल देना चाहूँगी। एंजेलिना जोली के बारे में तो आप सब जानते हैं, उन्होंने अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाई थी, उनको कैंसर नहीं था। उनके अंदर वो जीन्स थे जिसकी वजह से ये कहा गया था कि उनको इस उम्र के अंदर ये कैंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मैमोप्लास्टी करवा ली। तो इट्स लाइक दिस, आपको नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप को ये होगा तो नहीं। और इसका आसान तरीका तो मेरे ख्याल से ये है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। इसकी 3 डोजेस हैं, आपको ये कैंसर होगा ही नहीं। नो मैटर व्हाट आपके अंदर जीन्स हैं या नहीं हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन आपको, जैसे पोलियो है, पोलियो आप सेफ हो जाएंगे, आप यू आर सेफ। जैसे अब तो ये पहला कैंसर है दुनिया में, ये पहला कैंसर है जिसके वैक्सीनेशन के बाद आपको कैंसर ही नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सेकेंडली, खवातीन के लिए अगर स्क्रीनिंग ज़रूरी है तो क्या मर्दों के लिए भी स्क्रीनिंग उतनी ही ज़रूरी है?
इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये एक रेगुलर इसके ऊपर जो हम जैसे हम WHO की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं इसके अंदर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कहती, सो यू आर सेफ। अच्छा, ठीक हो गया। नहीं, मैं तो जाहिर बात है सब देखने वालों के लिए पूछ रहा हूँ। और सेकेंडली, जिस वैक्सीन की आप बात कर रही हैं, वो किस प्राइस रेंज में फिर पाकिस्तानियों के लिए अभी यहाँ पर दस्तयाब है? अगेन वही कंसर्न है लोगों का, महंगाई। अच्छा, वैसे ऐसा है कि जितनी देर से मैं इस हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ, मैं एक बात बता सकती हूँ कि जब लोगों की अवेयरनेस होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास वो चीज़ आप लेना, क्योंकि अभी लोगों के पास वैक्सीनेशंस पड़ी हैं, लोग लगवाते नहीं हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर 2 आ रही हैं, एक सेरावेक्स के नाम से आ रही है, एक गार्डासिल 9 के नाम से आती है, और कोर्स दोनों का यही है कि आपने 3 डोजेस लगवानी है। आप 0 दैट इज़ द डे 1 जब आप लगवा रहे हैं, दूसरी आप 2 महीने बाद, और तीसरी आप पहली डोज के आफ्टर 6 मंथ्स यानी 6 महीने बाद। पर डोज दोनों के प्राइस में डिफरेंस है थोड़ा सा। गार्डासिल 9 के इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, सर्विस थोड़ी चीप है। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रीबा थी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो पाकिस्तान में स्क्रीनिंग का एक अमल है वो मुतासर है। हम लोग स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनके लिए भी ख़तरे की एक घंटी है। जो लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी उसको अवॉइड करें, ताकि इस बीमारियों से हम फिर बच सकते हैं। और अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ पहले ही आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा आसानी है, बड़े आसानी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है, मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी, और ये ऐसे टॉपिक था जो कि मैंने कहा ना कि बात करना लोगों के लिए आसान नहीं होता, तो हमारी कोशिश थी कि हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को गाइड कर सकें। और अब तो ये भी हमने बता दिया आपको कि ये कोई इतनी महंगी इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, स्क्रीनिंग का अमल इतना महंगा नहीं है कि आप लोग इसे करवा ना सके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और एक इंटरेस्टिंग खबर है, स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जैन राहिब बनने के लिए गुजराती ताजिर और अहलिया ने 200 करोड़ रुपए अतिया कर दिए हैं, और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को अलामती अलविदा में जोड़े ने मोबाइल से लेकर एयर कंडीशन तक सब कुछ डोनेट कर दिया है। रूहानी वाबस्तगी से गहरे इजहार में गुजराती ताजिर और उसकी अहलिया ने अपनी पूरी दौलत, जिसका तखमीना भारत के 200 करोड़ रुपए है, बिल्कुल, तो जैन राहिब बनने के लिए अतिया कर दी गई। और भारत के इलाके हिम्मत नगर के रिहायशी जोड़े ने फरवरी में अपने सामान का एक रस्मी अतिया करने के बाद रुहबानियत की राह पर चलने का फैसला किया, और फिर नफ्से कुशी की जानिब जोड़े का सफर 4 किलोमीटर के जुलूस से शुरू हुआ, जो कि उनकी मादी जिंदगी को अलामती अलविदा कह रहा था। बिल्कुल ऐसी, जिसके दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से लेकर एयर कंडीशनर तक सब कुछ ही अतिया कर दिया। बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट ये न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।